शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला के द्वितीय सत्र में मैं राजेंद्र कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली जो हमारी बैठक हुई थी, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था वो 24 को हुआ था और उसी दिन निर्णय लिया गया था कि हम लोग 4 बजे से 28 करेंगे। हालांकि उतनी संख्या नहीं, फिर भी जितनी भी संख्या है, काफी डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़े हैं, हम लोग उसी पर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इमाम खान जो आज के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, सर आपका हम स्वागत करते हैं। साथ ही DNS आनंद सर जो कि अभी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, उसके बावजूद जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। विकास जी जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, साथ ही जितने भी हमारे तमाम विद्वान साथी हैं या विद्यार्थी हैं, आप सबों का स्वागत है। और बिना विलंब किए मैं आनंद सर से आग्रह करता हूं कि सर आप बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लोगों को दें। सर धन्यवाद राजेंद्र जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इमाम खान और साथियों, पिछले कार्यशाला में इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा हुई थी। इस बार संक्षेप में, चूंकि कुछ हो सकता है नए लोग हों, वैसे ज्यादातर बातें हुई, तो चलिए मैं सिर्फ उसी को फिर से रखता हूं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, जिसकी शुरुआत कहिए 1993 से 93 से हुई। आज यह भारत सरकार का राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है झारखंड में, जिसका आयोजन साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड करती है। यह पिछले लगभग कहें 30 वर्षों से आयोजन लगातार हो रहा है ज्वाइंट बिहार के दौर से, और अभी बिहार से अलग होने के बाद भी झारखंड 2000 से साइंस फॉर सोसाइटी इस दायित्व को निभा रही है। 2-3 बातें जिसको हम विशेष तौर से रेखांकित करना चाहेंगे कि जो विज्ञान की गतिविधियों में जहां से इसको फर्क है, ये यदि हम नहीं समझेंगे तो आयोजन में दिक्कत होती है और फिर दूसरे कार्यक्रम का असर इस पर होता है। तो पिछली बार जो चर्चा 2-3 बिंदुओं पर ही कि एक तो यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको कहें कि सरकार ने सिर्फ सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि देश भर के वैसे संगठनों को भी इसमें शामिल किया, संस्थानों को शामिल किया जो कहीं न कहीं विज्ञान, पर्यावरण और इससे संबंधित विषयों पे काम कर रहे हैं। इसकी व्यापकता बहुत ज्यादा है, व्याप्ति बहुत ज्यादा है। दूसरी बात मैं ये कहा था कि ये इसका दायरा न सिर्फ भारत के सभी लगभग 600 से जिलों में है, बल्कि इसका विस्तार हुआ है विदेशों में भी। कई बाहरी देशों के बच्चे भी भाग लेते हैं। एक पॉइंट के रूप में कहें, तीसरी बात ये ख्याल रखें कि ये प्रदर्श आधारित कार्यक्रम नहीं है। आमतौर से हमारे बच्चे वर्किंग मॉडल लेकर के आते हैं और उसके बारे में वो कहीं ज्यादा अभ्यस्त होते हैं। तो ये एक रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम है, शोध आधारित कार्यक्रम है, और इसका मकसद भी अपने बच्चों को, जिनको हम चाइल्ड साइंटिस्ट कहते हैं, शोध विधि या विज्ञान विधि से अवगत कराना है। यह भविष्य में उनको एक अच्छा रिसर्चर बनने में, बेसिक साइंस में आगे बढ़ने में और आगे चलकर कहें कि इनोवेशन के काम को आगे बढ़ाने, शोध के काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये तीसरी बात और अहम बात है। और चौथी और अंतिम बात कि इसमें देश का कोई भी बच्चा जो 10 से 17 साल के बीच का है वो भाग ले सकता है। वो स्कूल पढ़ने जाता हो, नहीं जाता हो, सरकारी स्कूल जाता हो, पब्लिक स्कूल जाता हो या ड्रॉप आउट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ही ऐसी चीज है जो दूसरे सभी चीजों से अलग बनाती है कि कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। ये बातें हुई थी, जस्ट एक संक्षेप में रिपीट किया ताकि दूसरे विज्ञान गतिविधियों से ये भिन्न कहाँ है ये समझ में आ जाए।
कुछ पिछली बार एक आध सवाल आए थे कि क्या ये इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम की तरह है, तो निश्चित तौर से आप तुलना करके देखेंगे, समझ जाएंगे कि न ये साइंस एग्जीबिशन हूबहू है और न ये दूसरे कार्यक्रमों की तरह है, इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम की तरह है, बल्कि ये शोध है परख के कार्यक्रम। कुछ बातें और इस सिलसिले में कि इसमें देखेंगे जो चीजें मिलती हैं, पिछली बार जो सैद्धांतिक बातें हुई कि प्रत्येक वर्ष विभाग से जो एक्सपर्ट की टीम है, आयोजन समिति है, वो इसके विषय उपविषय जारी करती है। एक विषय उपविषय 2 वर्षों के लिए होता है कि आज इस वर्ष जिस विषय उपविषय पे, सब्जेक्ट थीम, सब थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे काम करेंगे, अगले साल भी यही रहेगा। ये 2 साल तक एक विषय उपविषय रहता है। तो एक तो ये खास बात थी। दूसरी बात कि इसका 2 हिस्सा हम लोग बांट कर देख सकते हैं। एक जैसे साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल कहते हैं कि कुछ है जो सैद्धांतिक चीजें हैं, वो विषय क्या है, उपविषय क्या है, जिस पर चर्चा पिछले कार्यशाला में हुई, जिस बहुत विस्तार से हुई। डॉक्टर अली इमाम खान ने एक विषय विशेषज्ञ के रूप में बहुत विस्तार से रखा और साथ साथ यह सुझाव के साथ कि इस किस किस इलाके में किन विषयों को हम चिन्हित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिस पर हमारे बच्चे प्रोजेक्ट पर करेंगे। तो इसकी चर्चा तो हुई विषय उपविषय की। और इसका दूसरा हिस्सा है कि प्रोजेक्ट करें कैसे। तो वो भी जानना बहुत अहम है कि विषय या उपविषय क्या है, नहीं तो हम काम कैसे करें, क्योंकि हमको किसी विषय को लेकर चलना है। न सिर्फ किसी विषय या उपविषय पर आधारित हमारा काम होना चाहिए उस विषय को लेकर के, बल्कि एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक खास क्षेत्र भी होना चाहिए जहां हमारे बच्चे काम करेंगे। अब कैसे करेंगे और क्या करेंगे? आज की जो कार्यशाला है, मुख्य रूप से कहिए बहुत जो एक प्रैक्टिकल कि बच्चे शोध आधारित कार्य कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सा उसका अंग है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसका समरी है, बच्चे उसका लॉग बुक बनाते हैं, चार्ट पेपर बनाते हैं या और सारी चीजें। तो इसी को विस्तार से आज एक एक्सपर्ट के रूप में राजेंद्र कुमार जी, जो अभी संचालन कर रहे हैं, आपके सामने रख भी रहे हैं चीजों को, वो विस्तार से रखेंगे। और मुझे लगता है कि चीजें समझ में आएंगी उनके प्रेजेंटेशन से। और जहां चीजें स्पष्ट नहीं हो, बहुत अच्छी बात है कि वो क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी दिया जा सकता है और फिर बाद में जो ओपन सेशन होगा उसमें पूछा भी जा सकता है। तो ये मैं सिर्फ तमाम मित्रों का स्वागत करूं कि आप लोग शामिल हुए, पिछली बार भी इस बार भी। और सिर्फ ये है कि पूरी गंभीरता से, सिर्फ एक ही आग्रह जो पहले भी हुआ कि आप लोग अपना जो माइक सिस्टम है वो बंद रखेंगे ताकि फिर गैर जरूरी आवाज नहीं हो और बहुत ही पूरी तरह से शांतिपूर्वक एकाग्रचित होकर आप सुन सकें, तो ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं आप तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। माइक बंद कीजिए। हाँ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी सर बढ़ाइए बढ़ाइए। ओके सर, तो जैसा कि आपको भी मालूम हो चुका है कि आज का जो सेशन है मैं ले रहा हूं आप लोगों को, जिसके लिए कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। और आप सबों से गुजारिश है कि इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम आपको सभी को देख नहीं पाएंगे, आप लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप अभी उसको नोट करके रखें, जब ओपन सेशन होगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को स्वागत है। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के द्वारा जो ये 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इंग्लिश और हिंदी दोनों है। कुछ पार्ट इंग्लिश में है, कुछ पार्ट हिंदी में है,
लेकिन मैं बोलूँगा हिंदी में ही। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको मैक्सिमम हिंदी ही बोलूँगा, इंग्लिश नहीं के बराबर। ये कुछ कुछ ऐसे टर्म हैं जहाँ पर कि अगर इंग्लिश की आवश्यकता होगी तो मैं उसको यूज़ करूँगा। और यदि कुछ भी ऐसी क्वेरी होगी तो सेशन के बाद में आप सबों का स्वागत है। तो मैं अब सेशन शुरू करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस बार 2 साल के लिए जो बाल विज्ञान कांग्रेस का जो फोकल थीम है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग, जिसके अंदर की 5 सब थीम है। पिछले वीक में बहुत चीज बताया गया था, लेकिन हमको जैसा लगता है कि कुछ लोग इसमें नए हैं। सब थीम है नो योर इकोसिस्टम, फॉस्टरिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबीइंग, social and cultural practices for ecosystem health, ecosystem based approach for self-reliance and technological innovation for ecosystem health। और ये आप लोगों को मुहैया भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा। और अभी जो मेरा टॉपिक है आज के इस प्रेजेंटेशन का वो है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट कैसे लिखें, और पोस्टर जो प्रेजेंटेशन होता है पोस्टर का प्रिपरेशन कैसे करें, और किस प्रेजेंटेशन स्किल का हम व्यवहार करें, और कुछ गाइडलाइंस और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है इसके बारे में इस सेशन में बताया जाएगा। इसका एम है कि इस कार्यक्रम के बाद में हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें ये इन चीजों की जानकारी होगी कि प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट टूल्स क्या होता है और कैसे हम सही प्रोजेक्ट राइटिंग लिख सकें और सही सही प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हम कैसे बना सकें। हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि देखिए, ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक ग्रेड प्राप्त करना जजेस के द्वारा। देखिए, जिनका एक ग्रेड प्रोजेक्ट होगा वही आगे के लिए सिलेक्ट होते हैं। एक ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करें तो, और क्वालिटी प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, क्वालिटी प्रोजेक्ट कैसे काम हो, और प्रेजेंटेशन स्किल को कैसे हम बेहतर करें, यही हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है। मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन, ये जैसा आप लोग करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे कोविड में ऑनलाइन हुआ, अभी ऑफलाइन चल गया, लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट में आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और आगे के लिए जो स्टूडेंट रूरल एरिया के हैं यदि उन्हें ऑनलाइन की जरूरत हो तो अपने टीचर्स गार्जियन से वो हेल्प ले सकते हैं। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन तो मैंने बताया कि ये हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। चार्ट पेपर, 4 चार्ट पेपर होना मस्ट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई 4 से ज्यादा 4 चार्ट पेपर से ज्यादा बना लेते हैं, कोई 3 बनाते हैं, 2 बनाते हैं। तो देखिए, ये जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है इसका मिनिमम कुछ क्राइटेरिया है जिसको कि फुलफिल करना जरूरी है, जिसमें 4 चार्ट पेपर। और यदि कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 4 स्लाइड्स ही होना है। ऐसा नहीं कि आप पावर पॉइंट बनाते हैं तो बहुत ज्यादा स्लाइड के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन दें, लेकिन जो स्लाइड प्रेजेंटेशन देते हैं उसके साथ भी 4 चार्ट पेपर उनके लिए होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के प्रिपरेशन के दौरान यदि कहीं आप फोटोग्राफ की आपको आवश्यकता होती, जो कि ये सत्यता के लिए कि आपने इस काम को किया है, हम फोटोग्राफ अटैच करते हैं, तो उस फोटोग्राफ की संख्या भी 4 ही होनी चाहिए। आप मैक्सिमम 4 फोटोग्राफ्स उसमें डाल सकते हैं। जो आपका प्रेजेंटेशन हम जो करते हैं वो रटा रटाया प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। बहुत बार देखा गया कि बच्चे रट के आए और चार्ट पेपर में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट क्या कह रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन चयन नहीं होने की स्थिति में वो बोलते हैं मेरा तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ। वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो प्रेजेंटेशन साइंटिफिक होना चाहिए। आपने जो तैयारी की है, जो चार्ट पेपर में आपने मेंशन किया है या जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने मेंशन किया है, उसके आधार पर ही आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंटेशन का टाइम 8 मिनट्स है, मतलब है कि आप 8 मिनट के अंदर अपना
प्रेजेंटेशन खत्म कर दें। कम से कम 6 मिनट का तैयार करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 4 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर देते हैं। तो कोई स्टूडेंट 4 मिनट में खत्म करेंगे और कोई 7.8 मिनट में खत्म करेंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने टाइम को ज्यादा यूटिलाइज किया। 8 मिनट्स आपके लिए पूरा टाइम लिमिट दिया गया है, तो आप उसको यूज कीजिए, लेकिन 8 मिनट से ज्यादा नहीं कीजिए। और उसके बाद जजेस के द्वारा आपको प्रोजेक्ट के सत्यापन के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने कितना जेन्युइन वर्क किया है। अब जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए आप ग्रुप लीडर जो होते हैं जनरली वही प्रेजेंटेशन देते हैं। ये आपको बता दें कि एक ग्रुप में 2 मेंबर ही अभी वैलिड है, 2 मेंबर का ही एक ग्रुप होगा और उसमें से जो ग्रुप लीडर होता है वही प्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि ग्रुप लीडर ही आगे के लेवल में आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप लीडर प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन बाकी जो भी दूसरे मेंबर रहेंगे उन्हें भी सारी जानकारी होनी चाहिए कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। दोनों मेंबर के पास इक्वल नॉलेज प्रोजेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि डे 1 में जहां कहीं भी होता है, हमारे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट में भी होता होगा, पहले प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है। पोस्टर प्रेजेंटेशन का भी उतना ही वैल्यू है जितना कि आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का है। पोस्टर का प्रेजेंटेशन के लिए भी दोनों मेंबर को पूरा नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। अब जो अभी हम सिर्फ बाउंड्री बांध रहे हैं, अब जो हम आगे पूरा डिटेल बताएंगे कैसे क्या क्या करना है। प्रोजेक्ट जो हम लिखते हैं वो हिंदी या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। 5000 वर्ड जो हमारे बड़े वर्ग के सीनियर कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। सीनियर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका एज ग्रुप 14 इयर्स टू 17 इयर्स है, जो कैलकुलेट होगा 31 दिसंबर 2022। और जो जूनियर वर्ग हैं, कनिष्ठ वर्ग हैं, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो लेंथ होगा अराउंड 3000 वर्ड होगा, जिसका कि 10 से 14 साल में एक दिन कम होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 को। रिपोर्ट जो होगा वो हैंड रिटन होना चाहिए और ओनली 1 साइड, एक ही साइड में वो लिखा, मतलब आप 2 पेज होता है उसमें एक ही पेज को आप यूज करिए। और वो जो रिपोर्ट का जो पेपर का साइज होगा A4 साइज होगा। प्रोजेक्ट मस्ट बी जेन्युइन, जो भी हो वो रियल वर्क होना चाहिए, जो आप काम किए हैं वही आपको दिखाई पड़ना चाहिए, न कि कहीं से इंटरनेट से या किसी सीनियर से या किसी से आप कॉपी कर लिया। प्रेजेंटेशन जो मटेरियल है वो सबसे पहले कि 2 ही मेंबर करेंगे, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वर्सेस कोटा। देखिए ये बराबर ये प्रश्न उभर के आता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों का चयन होगा, तो वो एक फॉर्मूला होता है, बाद में आनंद सर के द्वारा जाएगा कि 50 अगर टीम भाग लेती है तो कितने बच्चों का चयन होगा, 30 टीम भाग लेती है तो कितने बच्चों का चयन होगा, और 100 टीम भाग लेती है तो कितने बच्चों का चयन होगा। होता क्या है उसमें कोटा याद रहता है, लेकिन क्वालिटी फॉरगेट लोग कर जाते हैं। क्वालिटी तब किसी प्रोजेक्ट का बनेगा जब मिनिमम क्राइटेरिया है 4 चार्ट पेपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैंड रिटन। आप 3 कॉपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, एक ओरिजिनल होगा, 2 उसका फोटोकॉपी होगा। सो 3 कॉपीज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड। क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी तो हो गया, क्वांटिटी जैसे कि हमने बताया कि कितने वर्ड में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है, चार्ट पेपर कितना तैयार करना है और उसमें क्या क्या चीज रहना है। ये जब सब फॉलो होगा उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोटा से चयन होकर आता है तो वो क्वालिटी प्रोजेक्ट कहलाएगा और वही प्रोजेक्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जितने भी हमारे अभी माननीय शिक्षक जुड़े हुए हैं, रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझेंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट
हम कैसे स्टार्ट करें। तो कोई भी हमारी समस्या जो हमारे सराउंडिंग में, जैसा कि अभी आनंद सर ने कहा कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हमेशा ये इंफेसाइज करता है कि हम जो प्रोजेक्ट करें, जिस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें, वो प्रॉब्लम हमारे लोकेलिटी से, सराउंडिंग के आसपास होना चाहिए। जिस सराउंडिंग में हम हैं वहां के आसपास का वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम जो 5 सब थीम्स है, हम 5 सब थीम्स को पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन। अभी हाथ मत उठाइए काइंडली, देखिए हम क्वेश्चन जो भी होगा ना सेशन के बाद हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि जब तक पूरा हम प्रेजेंटेशन खत्म नहीं कर देते हैं, हो सकता है कि प्रेजेंटेशन खत्म होते होते आपकी जो क्वेरी होगी वो दूर हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा सब्र रखें माय डियर पार्टिसिपेंट्स। अभी आप जो भी आपकी क्वेरी है सेशन के बाद में करें, क्योंकि अदरवाइज वी विल बी डेविएटेड और हमारा सारा समय फिर क्वेश्चन में चला जाएगा। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आगे के स्लाइड में मिल जाए। तो मेकिंग क्वेश्चनर मतलब हुआ कि पहले हम सब थीम को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्वेश्चन बनाएंगे। सर्वे के लिए क्वेश्चन का साइज 20 से 25 होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम वहां के समस्या को पहले हम जाने। क्वेश्चन में जैसे कोई गांव को सिलेक्ट करें या कोई अपने बगल के एरिया को सिलेक्ट करें, किस हम सब थीम पर काम कर रहे हैं हम उसको सिलेक्ट करें, और उससे रिलेटेड जो जो हमें दिखाई पड़ रहा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी गांव में आज से 3 साल पहले बहुत सारे कबूतर को देखते थे या गोरैया को देखते थे या कोई दूसरे बर्ड्स को देखते थे। आज हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो ये है नो योर इकोसिस्टम, पहला सब थीम है। जैसे हम नहीं देख पा रहे हैं तो हम पूछेंगे भाई या आपका नाम क्या है, क्या आपका एज है, मेल फीमेल लिख लेंगे। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे कि इस गांव में पहले कबूतर पाया जाता था या गोरैया पाया जाता या कोई दूसरा बर्ड था, हाँ या ना? हाँ पाया जाता था। तो उसकी संख्या कितनी थी और अभी कितनी है या कम हो गया? आपके नजर में कम होने का क्या कारण हो सकता है? लाइक दैट जो जो आपके प्रश्न दिमाग में आते हैं वो सब प्रश्न क्वेश्चनर में लिखते चले जाइए। और ये तब प्रश्न बनेगा जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, तब आपके आप अपने आप बच्चों को आपको वो प्रश्न आते चला जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन आया, क्वेश्चनर बनाए, तो उसके आधार पर आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जैसे देखिए भाई कि आप 2 लोकेलिटी को सिलेक्ट करते हैं एक ही प्रॉब्लम को लेकर के, लेकिन आप जाते हैं तो पता चलता है कि एक एक लोकेलिटी में 5-6 प्रॉब्लम्स है, 7 प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके लिए प्रश्न ये उठता है कि 7 प्रॉब्लम हो गया एक्स विलेज में, 7 प्रॉब्लम हो गया वाई विलेज में, तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करें? क्या हम टीचर हैं हम बोल दें या हमारे बच्चे बोल दें कि तुम इस प्रॉब्लम पर करो? तो वो जो चयन होगा वो सही चयन नहीं होगा। क्योंकि देखिए बंधुओं, प्रॉब्लम का अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया तो समझिए आपका प्रोजेक्ट का बेस तैयार हो गया। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रायोरिटाइजेशन होता है, मतलब उसका वरीयता होती है। जैसे मान लीजिए हम अपने 7 जो प्रॉब्लम 14 प्रॉब्लम्स हो गया, तो 14 प्रॉब्लम्स के लिए हम 10 आदमी को रैंडमली चुने, रैंडमली, और उनको दिया हमने, या 15 आदमी को, अपने स्कूल के ही फ्रेंड्स को, साथी को, कि आप अपने नजर में 1 से 7 नंबर इसमें दे दीजिए। मतलब नंबर 1 प्रॉब्लम कौन है, नंबर 2 प्रॉब्लम कौन है, नंबर 3 प्रॉब्लम कौन, लेके नंबर 7 तक कौन सा प्रॉब्लम है, या नंबर 14 तक कौन सा प्रॉब्लम है, 14 प्रॉब्लम का। अब जितने भी हम 12 को, 15 को, 16 को, 18 को, जितने लोगों को दिए हैं सबका हम नाम लिख के अब वो जो जो पॉइंट उन्होंने दिया है उसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई राहुल सर हैं, तो 1 से लेके 14 तक जिसको जिसको जितना नंबर दिए हैं वो लिख देंगे।
हर एक प्रॉब्लम का। ऊपर में प्रॉब्लम लिखेंगे और नीचे में नेम लिखेंगे। अब उसके साथ दूसरा नाम कोई मान लीजिए जो संजीत जी हैं, तब उनका लिख लेंगे किसमें क्या प्रॉब्लम। इस तरह से नीचे में हम ग्रैंड टोटल करेंगे, तो जिसका पॉइंट, जैसे मान लीजिए किसी का आया 11 पॉइंट आया या 14 पॉइंट आया, किसी का 22 आया, किसी का 29 आया, तो जिसका सबसे कम पॉइंट आया, इसका मतलब ये हुआ कि उनका प्रायोरिटी टॉप है और वही प्रॉब्लम टॉप प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई किया गया है। क्योंकि आपसे जजेस पूछेंगे कि व्हाई दिस प्रॉब्लम, आपने इसी प्रॉब्लम को क्यों चुना, तो बच्चा कहेगा कि सर हम लोग कोई प्रॉब्लम अच्छा लगा, या कोई कहेगा हमें सर बता दिए, या बताया कि नहीं हम लोग ग्रुप में नहीं इससे डिसाइड कर दिया। लेकिन बच्चे ये कहेंगे कि सर हम वरीयता के आधार पर हमें 7 प्रॉब्लम, हमें 10 प्रॉब्लम, हमें 14 प्रॉब्लम मिला और उसको हम लोगों ने सभी लोगों से उसको प्रायोरिटाइज कराया और उसमें जो टॉप प्रॉब्लम आया सर उसको हमने चुना। तो क्या हो गया कि आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का वो वैलिड रीजन हो जाएगा। अब आ गया टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, तो टाइटल कैसे बनेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है डियर फ्रेंड्स, टाइटल में बच्चे जो सब थीम है उसी को टाइटल दे देते हैं, लेकिन नहीं, टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर दे। जैसे अगर आपको मान लीजिए पिजन पर, कबूतर पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब वो टाइटल यदि आपको बनाना है, तो आप अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिखिएगा कि किसी गांव का नाम, जैसे कोई एक गांव है, मान लीजिए कि आपको गिरिडीह का ही कोई गांव है, या दुमका कोई गांव है, या जामताड़ा गांव है, तो उस गांव का जैसे फलाने गांव में, जैसे मान लीजिए हम एक्स वाई, जैसे हम पिंडरा जोड़ा बोलते हैं, पिंडरा जोड़ा गांव में कबूतर के घटते हुए स्थिति की जानकारी के लिए एक प्रदर्शन। तो अब इसमें यह होगा कि इस गांव में कबूतर की संख्या घटने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो जजेस के दिमाग में यह आ जाएगा अच्छा इस पर काम हुआ है। तो इस तरह से आप मीनिंगफुल टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट बनाएं, शीर्षक, प्रोजेक्ट का शीर्षक मीनिंगफुल बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट का रास्ता तैयार होगा। अब एम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने अपना स्लाइड शुरू किया तो आपको मैंने बताया था कि आज के इस मेरे प्रेजेंटेशन का एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए वो क्यों आपने किया है, तो ये एम ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्टिव यह है कि इसको फुलफिल करने के लिए कैसे कैसे क्या काम करेंगे। अब है कि जब हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया क्वेश्चनायर के द्वारा, टाइटल बन गया, एम ऑब्जेक्टिव हमने लिख दिया, अब हमारा आता है ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन। किस चीज के लिए, टू नो द मेकिंग मीनिंगफुल। अब ये क्वेश्चनायर जो हम बनता है, मीनिंगफुल क्वेश्चनायर यदि बन जाएगा तो उससे क्या क्या आपको लाभ है, अंडरस्टैंडिंग, आप इश्यू को समझ जाएंगे, प्रोजेक्ट एरिया आपको पता चल जाएगा, सैंपल ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने लोगों के बीच आपने वो काम किया है, नंबर या परसेंटेज में, रेलेवेंस ऑफ डाटा। देखिए डाटा जब भी दीजिए तो रियल दीजिए, परसेंटेज में देने से क्या होता है, बहुत लोग 5 के मल्टीपुल में और 10 के मल्टीपुल में परसेंटेज देते हैं। कई है कोई जरूरी है कि हमको 20%, 25%, 30% ही रियल डाटा है, 27% ही हो सकता है। तो इसमें जो आप सैंपल बनाइए फुल साइज भी दीजिए और उसका कितना परसेंट होगा। जैसे अगर आपका गांव, जैसे किसी भी विलेज का मान लीजिए वहां पर 50 फैमिलीज हैं, 50 फैमिलीज में आपने 37 फैमिली का सर्वे लिया, तो उसका क्या परसेंटेज होगा वो आप सैंपल में तैयार कीजिए। आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट इसको समझ रहे होंगे। उसी तरह से रिलेवेंस जो डाटा, जैसे डाटा जो कलेक्ट करते हैं, हर एक प्रॉब्लम का जो डाटा बनाया एक विलेज का दूसरे विलेज का, वो भी डाटा रियल होना चाहिए, नंबर और उनका परसेंटेज।
5 के मल्टीपल में परसेंटेज आ जाए कोई जरूरी नहीं है, वो तभी होगा जब आप मल्टीपल ऑफ 5 का आप सर्वे करिएगा। लेकिन हम आपको ये चाहेंगे कि उसको काइंडली आप अवॉइड कीजिए और उसके आधार पर आप ग्राफ बनाइए, जो बार ग्राफ होता है या हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, जो भी आप उसमें चाहते हैं अपने बच्चों को आप बताएं, या जो बच्चे हैं वो अपने मार्गदर्शक से, रिसोर्स पर्सन से सीखें या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन होगा। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का है कि डिफाइनिंग प्रोजेक्ट एरिया में एक्स वर्सेस वाई, जैसे आप किसी मान लीजिए कुंडौरी और मान लीजिए पिंडरा जोड़ा का है, तो दोनों विलेज में उस समस्या का आप क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। मान लीजिए इस गांव में कबूतर की संख्या क्या थी, अब क्या है, इस गांव में क्या थी, अब क्या है, तो दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। या आप मान लीजिए कोई पेड़ से संबंधित की समस्या है या कोई और दूसरे एनिमल से, फौना से, फ्लोरा से, तो आप उसको कर करिए। रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एरिया। अब प्रोजेक्ट एरिया में इससे क्या होगा, आपका वास्तविक प्रॉब्लम की पहचान हो जाएगी और उसको आप सही उसको आप आकलन कर पाएंगे कि एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, आज की वर्तमान स्थिति क्या है इस विलेज में। आप एरिया बढ़ा भी सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट का ये माना गया है कि जितना सैंपल साइज आप बढ़ाएंगे आपका उतना एक्यूरेट प्रोजेक्ट बनेगा। साइंटिफिक प्रोजेक्ट यही कहता है, हालांकि हम जल्दीबाजी में हम लोग जल्दी करके कम प्रोजेक्ट साइज का 20 का 25 का करके रिजल्ट देते हैं, लेकिन उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। देखिए नेशनल में जो हमारे नेशनल एकेडमिक काउंसिल हैं, उनका ये कहना है कि 20 से हम कैसे प्रॉब्लम आ रहे, 20 में आप प्रॉब्लम हुआ वही प्रॉब्लम सही है। इट मीन्स मास ऑफ पीपुल आपने छोड़ दिया है। तो अगर ये उनका कहना है कि भाई मोर देन आप 60, 70, 100 से ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन चूंकि बच्चों को क्लास भी करना है, स्कूल भी करना है, तो कम से कम 50 से ऊपर सैंपल साइज बनाया, 52 बनाया, 55, 57, 50 ऐसे सैंपल साइज यदि प्रोजेक्ट का बनाते हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। इस पर थोड़ा सा ज्यादा काइंडली इसको मेंशन करेंगे आप लोग, हमारे जो भी प्रतिभागी हैं। अब है जब हमें समस्या की जानकारी हो गई, कोई प्रॉब्लम का, तो उसके लिए हमें इनोवेटिव आइडिया, नवाचार, नया चीज हमें ढूंढना है या टेक्निक, उस समस्या के समाधान के लिए टेक्निक ढूंढना है, सॉल्व करना। देखिए भाई प्रोजेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार से चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में करते हैं। पहला करते हैं हम सर्वे बेस्ड, दूसरा करते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड। यदि सर्वे बेस्ड करते हैं तब तो सर्वे के आधार पर ही फिर आप लोगों से जानकारी हासिल कीजिए और कुछ फ्रेंड से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, लैटरल पर बात कीजिए, तो उसका कुछ आपको इनोवेटिव आइडिया पता चल सकता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट को दिखाना पड़ेगा, कौन सा हम टेक्निक अप्लाई करते हैं, कौन सा हम उस पर अप्लाई करें एक्सपेरिमेंट, जिससे कि हम, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लोग बनाते हैं, कॉपी पेस्ट बनाते हैं, वही गार्बेज को करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, या वाटर हाइसिंथ को करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, या इस तरह से। नहीं भाई, आप नया चीज खोजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि जो प्रोजेक्ट में व्हाट इज न्यू, नया क्या है। जब तक नया नहीं ढूंढेंगे तो ये 30वां साल है, मतलब पहले 29 साल से ये प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग आपको वहां पर आपको मिलेंगे जो कहेंगे तो प्रोजेक्ट आ चुका है। हमारे लिए मशरूम पर बहुत सारा प्रोजेक्ट लोग दे देते हैं, हमारे लिए वो नया है लेकिन बहुत लोगों के लिए पुराना है। तो आप ये समझिए कि घिसा पिटा प्रोजेक्ट काइंडली न करें, नया करें, न्यू, जो एकदम लगे कि नया है, कोई किसी के नॉलेज में नहीं, जानकारी में नहीं, वैसा प्रोजेक्ट करिए और उसमें टेक्निक अप्लाई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अब उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो आपने इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया है, उसके बारे में फिर आप लोगों से जानकारी करें कि अब जो ये प्रॉब्लम है ये कहां तक सही है, और उसके लिए आप
डाटा कलेक्ट करके फिर उसी तरह से जितने प्रोजेक्ट एरिया में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था उतने ही प्रोजेक्ट में जो आपका सजेस्टिव सॉल्यूशन है उससे आप डाटा एनालाइज कीजिए, बात कीजिए ये कैसे हो सकता है, इस संख्या को कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस प्रॉब्लम का क्या, तो उस पर आपको और इम्प्लीमेंटेशन और सॉल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया जो होगा वो कितना सही होगा। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, जब जो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन अपने कॉपी में नहीं होगा, सॉल्यूशन फिर जो प्रोजेक्ट एरिया था वहीं पर होगा, वहां से जाके उसे डिस्कस करेंगे, फिर वो कन्विंस होंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे तो कितना % वो सही होता है। नंबर 1, यदि कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप ये लिखते हैं कि हम ये एनर्जी हम जनरेट कर, देखिए हम बिजली हम पैदा कर दे रहे हैं, तो अगर आप किसी भी अगर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी से बिजली पैदा करते हैं तो उसका क्या प्रमाण है, तो उसके लिए जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। यदि सॉइल का ही टेस्टिंग का ये सॉइल में ऐसे है, यदि हम ऐसे करेंगे तो इस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। पहले तो जैसे सॉइल पर काम करते किस कारण से सॉइल की फर्टिलिटी घटी या किस कारण से इसका डिजेनरेशन हुआ और आप कैसे उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका नया है तो उसके लिए किसी भी रिसर्च लेबोरेटरी से जो सराउंडिंग में है या कोई यूनिवर्सिटी में है उनसे आपको उसका ऑथेंटिफाइड सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी वो आगे के लोग मानेंगे। तो बोले नहीं हम नहीं मानते। टीम वर्क जैसे है, दो टीम तो है 2 ही मेंबर का, लेकिन इसमें बहुत लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स काम 2 करेंगे, लेकिन जैसे जो गाइड टीचर हैं तो गाइड तो हैं वो भी लैटरल टीचर से वो डिस्कस कर सकते हैं, वो और लर्नेड पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं, वो और विलेज एरिया से डिस्कस कर सकते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टीम का साइज बढ़ेगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन का रूल 2 ही का है, लेकिन उसका टीम साइज बढ़ेगा। तो जैसे ही टीम वर्क में ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो उसका कार्य ज्यादा सही होने की गुंजाइश है। एक और है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में जो चयन जिनका हो जाता है उसके बाद उसको इम्प्रूव करें और स्टेट के बाद ही इम्प्रूव करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉग बुक जो मैं दिखा रहा हूं, टोटल वर्क जितना भी है ये लॉग बुक में मेंटेन करें। जैसे आप एक लॉग बुक बनाएं, उसमें ये दीजिए कि टीम का फॉर्मेशन किस डेट का हुआ, उनका नाम लिख लीजिए, मार्गदर्शक शिक्षक कौन है उनका नाम लिख लीजिए, किस डेट को आप किसी प्रोजेक्ट एरिया में गए वो डेट और टाइम दे दीजिए, उसके बाद में किस डेट को आपने क्वेश्चनर बनाया वो दे दीजिए, क्वेश्चनर का सैंपल उसमें लगा दीजिए, फिर किस किस डेट को आप गए, कहाँ कहाँ गए, इन डिटेल टोटल ये एक लॉग बुक बनेगा। लॉग बुक मेरे दोस्त, लॉग बुक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है, लॉग बुक एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है जो ये दर्शाएगा कि हाँ हमने इस डेट को ऐसे ऐसे काम किया है, और ये लॉग बुक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करेगा। ये मैंडेटरी है, जिस प्रकार से कि 4 पोस्टर्स मैंडेटरी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंडेटरी है, उसी तरह से लॉग बुक भी मैंडेटरी है। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं कृपया इस पर ध्यान देंगे कि इन पॉइंट को जरूर देखें, डिस्ट्रिक्ट में जब जजमेंट हो उस समय इसको देखें। अब है हिंदी में हम थोड़ा सा, जैसा हमने कहा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप कैसा होना चाहिए। जो आप 3000 वर्ड या 5000 वर्ड में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप हैंड रिटन लिखेंगे, एक ही साइड में लिखेंगे, उसका A4 साइज होगा। अब सबसे पहला पृष्ठ क्या होगा, तो सबसे पहला पृष्ठ जो होता है वो आप जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 है, फिर उसके बाद में आपका मेन फोकल थीम क्या है, सब थीम क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, ग्रुप लीडर कौन है, अदर मेंबर क्या है, मार्गदर्शक कौन है, विद्यालय का क्या नाम है, ये टोटल डिटेल आप आवरण पृष्ठ पर देंगे। साथ ही साथ एक फॉर्म ए है जो आपको मुहैया कराया जाएगा, फॉर्म ए, उसको आप लोग भर के देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा, पहला पेज हो गया, आप लोग नोट करते जाएंगे प्लीज। पहला पेज 1 आवरण पृष्ठ, पेज 2 फॉर्म ए, पेज नंबर 3
प्रोजेक्ट का संक्षिप्त रिपोर्ट। ये संक्षिप्त रिपोर्ट लगभग 300 शब्दों में होगा और ये रिपोर्ट यदि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखें, ये रिपोर्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट जो समरी लिखते हैं, संक्षिप्त मतलब समरी बोलते हैं इसको, जिसको कि सिनॉप्सिस बोलते हैं, वो सिनॉप्सिस जो है वो 300 शब्दों में होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें हमारे जो भी लर्नेड विद्वान अभी जुड़े हुए हैं अपने बच्चों को इसमें हेल्प करेंगे। अब चौथा पेज है विषय सूची, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है, जैसे कि बता रहे आवरण पृष्ठ पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ऐसे ही करके विषय वस्तु बनाएंगे। और चित्र जो भी हमने कहा जो देंगे उसकी सूची, किस पेज में कौन सा चित्र हमने दिया है। और जो ऊपर हमने डाटा के लिए किया था कि डाटा जो बनेगा, डाटा कलेक्शन जो होगा, ये सब उसके लिए हम उसका ही पेज देंगे कि हमारा डाटा जो है, हमारा जो सारणी जो बना है, बार ग्राफ या पाई चार्ट कुछ भी, वो किस पेज में है, यहीं पर अंकित कर देंगे उसे, जिससे कि जब जजेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इवैल्यूएशन करेंगे तो उन्हें खोजने में आसानी हो। अगर सब उनको अगर विषय वस्तु में कोई पर्टिकुलर पॉइंट देखना है तो सीधे वो उस पेज को देख लेंगे। डियर फ्रेंड, आप लोग जब बच्चे हमारे जब जाते हैं प्रेजेंटेशन में तो रहता है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो जस्ट देखते नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो जजेस को देखना होता है वो देख लेते हैं, या प्रेजेंटेशन के बाद देखते हैं और ऑन द स्पॉट वो नोट कर लेते हैं, या ऑन द स्पॉट इसी विषय वस्तु के अनुसार, विषय सूची के अनुसार उस पेज को देख लेते हैं कि डाटा क्या कह रहा है। आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो डाटा और चार्ट पेपर में जो डाटा है वो मैच कर रहा है कि नहीं, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए ये बहुत ही जरूरी है इसको। अब है प्रस्तावना या भूमिका, जो आपने चयन किया इसकी क्या सार्थकता है। आप इस प्रोजेक्ट को जो चुने हैं उसका एक लगभग कुछ एक पेज में उसकी चयन की सार्थकता दे दीजिए। हमने इसको जो क्या कारण था इसको लिए, और इसके वो जो होना चाहिए कारण वो 100 वर्ड्स में होना चाहिए। प्रस्तावना दीजिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रस्तावना की टोटल प्रोजेक्ट के बारे में 100, 150, 200 वर्ड में लिख दीजिए कि व्हाट डज द प्रोजेक्ट टेल, ये पूरा प्रोजेक्ट आपका क्या कहता है। एक फ्लो रूप में, जैसे सीक्वेंस इसका के रूप में इसको लिख डालिए, सो दैट कि ये प्रस्तावना पढ़ के जजेस टोटल समझ जाए कि ये प्रोजेक्ट क्या कह रहा है। अब आइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, ये प्रोजेक्ट चुनने के कारण क्या हुआ। तो प्रोजेक्ट चुनने के कारण में वो आप दे दीजिए कि हम इस गांव का हमने किया, उसमें इतने सारे समस्याएं हैं, इस समस्या को प्रायोरिटाइजेशन के आधार पर, वरीयता के आधार पर ये समस्या सबसे उपयुक्त माना गया और यही कारण, चूंकि ये वहां का सबसे ज्वलंत समस्या है, इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को चुना। कार्य योजना, अब हम कार्य योजना जो है कि अब हम ये जो प्रोजेक्ट में जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो कैसे हम करेंगे। देखिए भाई, फिर हम बता रहे हैं कि जितना हमने काम किया उसका हमने एक लॉगबुक बनाया, अब उसी का एक हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट का ये मुख्य बिंदु है। कार्य योजना में क्या क्या रहेगा, तो प्रोजेक्ट पूर्ण करने की आपकी क्या योजना हुई है, कैसे कैसे आपने किस किस तरह से किया है, क्रियाविधि कितना समय लगा, किस किस टूल्स को आपने इसमें अप्लाई किया और उसका क्या क्या आपका नमूना है, ये क्रियाविधि में होगा। रिजल्ट जो परिणाम जिसको बोलते हैं, या तो प्रयोग आधारित है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, या सर्वेक्षण है। यदि सर्वेक्षण है तो आप पूरा सर्वेक्षण का डाटा, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके सॉल्यूशन तक में जो आपका डाटा कलेक्ट हुआ है, मीनिंग कि समस्या चयन करने के समय का डाटा, और जब आप इनोवेटिव आइडिया, जब आपको नवाचार कोई विचार आपके पास आया, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास दिखाई पड़ा, दोनों में अंतर दिखाई पड़ा। पहले क्या स्थिति थी, अब हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी क्या स्थिति हो गई है, ये हम ये परिणाम में दिखाएंगे। और यदि एक्सपेरिमेंट है कोई, बहुत सारे पास्ट में एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट भी आए हैं। जैसे लोग पूछते हैं क्या मॉडल बनाना जरूरी है। देखिए भाई, सर्वे बेस्ड में मॉडल की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं,
थर्मो का या कोई कार्डबोर्ड का, किसी का भारी भरकम मॉडल बना लेते हैं जो ऐसे ऐसे हुआ, कोई इसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आपके पास चार्ट पेपर पड़ा हुआ फ्लो चार्ट बनाने के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, और यदि वर्किंग एक्सपेरिमेंट है तो उसको आप कोई मॉडल के द्वारा या कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा करके देखिए भाई इसमें ये चीज डाल रहे हैं तो इसमें सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जा रही है, पहले ये स्थिति थी। या आप फूड सामग्री पर करते बहुत सारा, लेकिन ध्यान रहे कि ये कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई घिसा पीटा नहीं होना चाहिए, टोटली नवाचार न्यू होना चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण दो प्रकार से होता है। एक आंकड़ों का विश्लेषण जिस समय आपने समस्या का चयन किया था, एक्स वर्सेस वाई वर्सेस जेड, मतलब 2-3 एरिया का, और दूसरा आंकड़ों का विश्लेषण है जब आपने सोल्यूशन दिया तो उस समय पहले क्या था, अभी क्या था, वो चार्ट पेपर, चाहे वो ग्राफ के द्वारा पाई चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो या पाई चार्ट के द्वारा हो, ये आप उसके द्वारा दिखा सकते हैं जो निष्कर्ष आपका निकला है। और आगे कैसे ये, अगर मान लीजिए हो सकता है कि आपका परिणाम उतना प्राप्त नहीं हुआ, आपका ये चूंकि समय कम है, आपने समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिया, लेकिन और आगे क्या क्या करना है वो आप उसमें अपना निदान हेतु सुझाव उसमें लिख दीजिए, और वो भी आप डिस्कस करके उसका क्या आधार है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो उसमें मेंशन करते हुए यहाँ पर सुझाव दीजिए। समस्या का दिए गए सुझाव का अनुप्रयोग, अब जैसे मान लिया आपने समाधान का सलूशन दे दिया, जैसे ऐसे कीजिए, और क्या मतलब है, लोग होता है क्या भाई चलो भाई कॉपी तैयार कर लो, रिपोर्ट तैयार कर लो, लेकिन ये जजेस पूछते हैं कि आपने कुछ समस्या दिया निदान के लिए, कुछ हुआ क्या, उसके बाद फिर कभी आप वहां गए, क्या आपने देखा कि उसके समाधान में जो आपने नवाचार विचार दिया है उसमें कोई अंतर पाया गया है, तो उसका कुछ अनुप्रयोग मतलब इम्प्लीमेंटेशन आप आगे कर सकते हैं। और आप आभार बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं, आभार मतलब जिस जिस व्यक्ति ने आपका मदद किया, जैसे आपने टीम मेंबर हुए और आपके गाइड हुए, उसके अलावा जो जो लोग इसमें मदद किए हैं उनके प्रति एक एक्नॉलेजमेंट जरूर लिखिए, आभार पेज जरूर लिखिए, एक्नॉलेजमेंट पेज जिसको बोलते हैं जरूर लिखिए। संदर्भ किसका किसका आपको इसमें किस किस, जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार से क्या मदद मिला, समाचार पत्र से क्या मिला, पत्रिका से क्या मिला, या कोई जर्नल से क्या मिला, वो इसमें मेंशन कर दीजिए, जैसे ये लगे कि एकदम सच सच ये ऐसे ऐसे ये काम किया गया है और इसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार हुआ है। डियर फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट राइटिंग का यही मुख्य प्रारूप है, जिस पर कि अगर आप इसी बिंदुओं पर, इन्हीं बिंदुओं पर आप प्रोजेक्ट लिखेंगे तो आपका सही प्रोजेक्ट का फॉर्मेट होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आवरण पृष्ठ 1, 2 नंबर पेज फॉर्मेट, 3 नंबर प्रोजेक्ट का संक्षिप्त रिपोर्ट, 4 नंबर विषय सूची, 5 नंबर प्रस्तावना, 6 नंबर प्रोजेक्ट चुनने के कारण, 7 नंबर कार्य योजना, 8 नंबर क्रियाविधि, 9 परिणाम, 10 आंकड़ों का विश्लेषण, 11 निष्कर्ष, 12 समस्या का समाधान, 13 आभार, 14 संदर्भ। देखिए भाई ये 14 पॉइंट का मतलब हुआ 14 पेज ही नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका ये परिणाम जैसे कार्य योजना है, कार्य योजना जैसे पेज नंबर यदि मान लीजिए आपका 7 है तो 7 में आपको 3 पेज लग जाता है, तो 7 क 7 ख 7 ग, और नेक्स्ट पेज जो होगा क्रियाविधि वो 8 नंबर पेज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट का अगर ज्यादा पेज है तो उस पॉइंट का क ख ग करके आप पेज बनाएंगे, लेकिन टोटल जो पॉइंट होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इतने ही हेड में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखे जाएंगे, तब ये आपका टेक्निकल प्रोजेक्ट राइटिंग होगा। अब हमारा पोस्टर जो प्रदर्शन होता है, पोस्टर जो हम बनाएं वो कैसे बनाएं, देखिए भाई 4 पोस्टर्स होते हैं जिसका साइज जो होता है नॉर्मल पोस्टर साइज जिसमें कि बनाते हैं 55 इंटू, सॉरी ये इधर चला आया है, सॉरी 55 इंटू 70 सेंटीमीटर का ये संख्या, ये साइज होना चाहिए। चारों चार्ट पेपर का हर एक का साइज 55 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब पोस्टर में दी
जाने वाली सूचनाएं क्या क्या है। जिस तरह से कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या देना है, उसी तरह से हमको पोस्टर में क्या क्या सूचनाएं देनी है, हम क्या क्या लिखें। अब देखिए भाई, टोटल चार्ट पेपर 4 है और हमें टोटल जो 0.8 एकोमोडेट करने हैं, मतलब हमको 2-2 पॉइंट के लिए एक चार्ट पेपर यूज करना चाहिए। लेकिन देखिए, पहला है शीर्षक है। शीर्षक से पहले आप ये जरूर दीजिए 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, और मेन थीम सब थीम दे दीजिए, और उसके बाद में आप क्या उसका टाइटल है आपका प्रोजेक्ट का, ये जरूर दीजिए। उसके बाद में ग्रुप लीडर और सदस्य के नाम दीजिए, विद्यालय का नाम दीजिए। ये एक पेज में लिख करके कहाँ काम किए हैं, इसमें एक चीज और, उसके बाद उद्देश्य क्या है आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप क्यों आप ये काम कर रहे हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। ये कार्य क्षेत्र का मानचित्र जरूर बनाएं, जहां आपने काम किया है उसको दर्शाएं। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई पलामू जिला है, पलामू जिला का कोई गांव है, तो वो कहाँ पर अवस्थित है, वो उसका एक मानचित्र दिखाएं। और नहीं तो कम से कम एक नजरी नक्शा बना दीजिए, जिससे कि दिखाई पड़े कि कहाँ है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे गांव का नाम लिख देते हैं, लेकिन जब उनसे जज पूछते हैं गांव कहाँ है, तो लेफ्ट राइट देखने लगते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसलिए जो सर्वे जो करते हैं, जब कहीं भी काम करते हैं, तो कार्य क्षेत्र का मानचित्र इसलिए पूछा जाता है। अब प्रोजेक्ट के लिए अपनाए गए तरीके, आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट को किया है, आप सर्वे बेस्ड किए हैं या आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, सर्वे किए हैं, तो आप किस किस तरह से सर्वे किए हैं, आप उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किए हैं, क्या क्या डाटा कलेक्ट किए हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या मिला है, वो उसमें कीजिए। रिजल्ट में जो आपने इम्प्लीमेंट किया, देखिए ये जो चार्ट पेपर है, जितना भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा या लॉग बुक दिया, उसका मेन सार है ये, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन जो देना है, यही 4 चार्ट पेपर से देना है, यही आपका प्रेजेंटेशन टूल है। रटने की जरूरत नहीं है, आप चार्ट पेपर देख के ही आपको प्रेजेंटेशन देना है। चार्ट पेपर ए में जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं हमारे बच्चे, तो बोले कि चार्ट पेपर में ऐसे ऐसे कहा गया है, चार्ट पेपर 2 ऐसे करके इंडिकेट करके, यदि हर एक चार्ट पेपर का, जिसमें कि सारी बातें कह दी जाएंगी कि प्रोजेक्ट जो आप चुने क्यों चुना, कैसे आइडेंटिफाई आपने प्रॉब्लम को किया, आइडेंटिफाई के बाद में आपको क्या प्रॉब्लम आया, उसके लिए आपने क्या क्या तरीके अपना, इसी में देना है। फिर आपने जो नवाचार जो ढूंढा, उसमें क्या क्या आपने इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि आपका उसका जो आप परिणाम की ओर बढ़े, नवाचार रिजल्ट की ओर बढ़े, और उसके बाद में क्या आपको निष्कर्ष आया, क्या ये समस्या के समाधान का ये तरीका क्या था, कैसे कैसे किया हुआ, और समाधान क्या हुआ या आगे भी होना बाकी है। इस तरह से आप 4 चार्ट पेपर में आप तैयार करेंगे, एकोमोडेट करेंगे जितना भी आपने वर्क किया है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जब प्रेजेंटेशन देते हैं बच्चे, तो 4 चार्ट पेपर, टाइम 2 मिनट 8 मिनट्स मीन्स 2 मिनट हर एक चार्ट पेपर के लिए है। तो टाइम मैनेजमेंट ये कहता है कि आप हर एक चार्ट पेपर का सही ढंग से आप आकलन करें। चार्ट पेपर बनाने से पहले, पोस्टर बनाने से पहले रफ आलेख अवश्य तैयार करें, जिससे प्रोजेक्ट की संपूर्ण संकल्पना की जानकारी हो सके। मतलब है कि आप रफ बनाएंगे, हमारे जो रिसोर्स पर्सन देखेंगे या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आइडेंटिफाई कराएंगे या डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से आइडेंटिफाई कराएंगे। हमारे जितने भी यहाँ पर माननीय शिक्षक जुड़े हुए हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं, या रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप स्कूल से बच्चों से अटैच रहिए, जिससे कि जहाँ कहीं भी उनकी समस्या कोई दिखाई पड़े, वो उसका निदान हो सके और आप वहाँ पर अपने आप को उपस्थित पाएं। डियर फ्रेंड, देखिए जो भी कुछ बताया गया है, अब बहुत लोग कहते हैं कि सर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप दे दीजिए ना, तो प्रारूप यही, बहुत लोग कहते हैं कि कोई पिछले साल का हमको रिपोर्ट की कॉपी दे दीजिए ना। देखिए जो भी रिपोर्ट होता है वो अपने अपने लोकेलिटी का होता है, इस पर हमारे फ्रेंड ध्यान देंगे। जैसे कि
यदि दुमका में कोई प्रोजेक्ट हुआ है और वो प्रोजेक्ट यदि हम पलामू में दे देंगे तो वो कारगर नहीं रहेगा। अब कहिएगा जब हम जानेंगे तो कैसे लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है उसी के लिए ये सब बताया गया है, ऐसे ही लिखना है। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि अपने करके जितना कोई सीख सकता है वो दूसरे से नहीं सीख सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, आप सभी सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक कमरा में दो, जैसे बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसका में वो जो नवजात स्थिति में रहता है उसको उसके अंदर से निकलने में काफी समय लगता है, कोकून से निकलने में काफी समय लगता है, उसको घंटों, 8 घंटा 10 घंटा लगता है। एक व्यक्ति देख रहा है कि वो जो एक निकल रहा है इतना सा, उसका बेबी बटरफ्लाई का निकल नहीं रहा है, घंटों लग गया। जब वो शाम में जाने लगा तो देखा एक तो एकदम थोड़ा सा निकला है, एक आधा निकल गया है, तो उसको लगा इसको थोड़ा हम मदद करते हैं। चेयर पर खड़ा हो गया और वो चला गया कॉर्नर में, थोड़ा सा ब्लेड से उसमें चीरा लगा दिया, और वो चीरा लगा दिया, वो जो बेबी बटरफ्लाई था वो उड़ गया। अब वो बेचारा ऑफिस से निकल गया। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आता है तो देखा जिसको काट के बटरफ्लाई को वो उड़ाया था वो बटरफ्लाई वहीं बगल में एक दीवार पर बैठा हुआ है, लेकिन जो कल इतना सा निकला हुआ है आज आधा निकला हुआ है। उसने कुछ नहीं किया। देखते देखते जब शाम का 4 बजा तो वो बटरफ्लाई उसमें से बेबी बटरफ्लाई निकला और फर उड़ते हुए वो रूम के बाहर चला गया। फ्रेंड्स, इसका मोरल ये है कि हम जिसे सहायता करते हैं वो डिपेंडेंट हो जाता है, और जो अपने करता है वही सीखता है। हमारे प्यारे जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे लर्नेड विद्वान जुड़े हुए हैं, हम करके यदि सीखते हैं और कोई बता देता है जो ऐसे करो हान है, वो दोनों में जो अपने हम करते हैं वो ज्यादा सही रहता है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में हमारे आनंद साहब ने बताया था कि यूके सिंह जो गोड्डा के हैं वो करीब 14-15 बार वो नेशनल में गया, उसी के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि जो भी ऑल इंडिया में टॉप 25 प्रोजेक्ट में आते हैं, बच्चों को बताएंगे इस बात को जरूर हमारे फ्रेंड्स, उन्हें फ्री पढ़ाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे बुक्स फ्री और डिग्री कोर्स टोटल फ्री, चाहे वो पीजी करना चाहे रिसर्च का सब फ्री होता है। ये सब इसका हाईलाइट है। और लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि रिसर्च होता है, बहुत सारा स्कोप है, इसके सर्टिफिकेट का आगे के स्टैंडर्ड में नामांकन में बहुत ज्यादा सहायता मिलता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें। एक है कि भाई पढ़ाई महत्वपूर्ण है या ये काम महत्वपूर्ण है, पढ़ाई जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है। जो इसके जो भी थीम सब थीम है ये हमारे लाइफ स्किल से जुड़ा हुआ है, हमारे लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाता है। एक प्रोजेक्ट कोई बच्चा तैयार करता है तो बोलता है सर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इस तरह से अगर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करने से पहले हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा। सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, अपने आप होंगे, नहीं वी कैन डू, हम कर सकते हैं। आज हमें एक शिक्षिका जी का कल फोन आया कि सर मुझे फिर से समझना है, हम पूरा समझना चाहते हैं, उड़ेनका जी थी, तो बोले इसके लिए फिर आज जुड़िए, और वो आज जुड़ी हैं वो। तो इसीलिए पहले उन्होंने कहा कि सर मैं पहले समझना चाहती हूँ। बहुत ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी आप जुड़ी हैं, और इस तरह से आप काम बढ़ाइए। अगर कहीं भी बीच में आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आप बात कीजिए, या हम लोगों से ही बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, राजेंद्र कुमार 8986873429। मैं रिपीट करता हूं अपना नंबर, राजेंद्र कुमार 8986873429। आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, प्लीज व्हाट्सएप करेंगे अपना पूरा डिटेल देते हुए, तो हम जरूर आपको कॉल बैक करेंगे, या जो सजेस्टिव एडवाइस होगा हम आपको जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ हेलो,
फिर से रिपीट कीजिएगा सर, एक नंबर छूट रहा है। राजेंद्र कुमार 8986873429, ये मेरा ओके। व्हाट्सएप नंबर है। जो भी क्वेरी होगी आप अपने व्हाट्सएप से भेजेंगे अपना डिटेल देते हुए, हम या हमारे टीम के कोई भी हमारे खान साहब हैं, हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, या आनंद सर है और अदर रिसोर्स पर्सन है उनको देंगे। अब हम सर जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, खाना हम भोजन बना लिए लेकिन हम खिलाएं अगर ठीक से नहीं तो भोजन बनाने का महत्व नहीं रह जाता है। हम प्रस्तुतिकरण का हमारा क्या स्किल होना चाहिए, कैसे हम बेहतर से बेहतर अपनी प्रस्तुतिकरण दें। नंबर रिपीट कीजिए। 8986873429। अब हम प्रस्तुतिकरण बेहतर कैसे हो। हेलो, ओके। सबसे जो महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड, बॉडी लैंग्वेज। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि स्टैंडिंग पोजीशन में आना है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हम हाथ आगे करके हम खड़ा हो कि हाथ पीछे करके खड़ा हो या ऐसे करके खड़ा हो। होता क्या है कि हम लोग कॉपी पेस्ट पे बहुत विश्वास करते हैं। चार आदमी ऐसे करके खड़े हैं तो हम भी ऐसे करके खड़े जाते हैं, कोई ऐसे खड़े हैं तो ऐसे खड़े नहीं। आप जिसमें अपने आप को सहज महसूस करते हैं वही आपका बेस्ट बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी पोस्चर है। ये क्लियर कराएंगे बच्चों को। नहीं तो बहुत बच्चा क्या करता है, पैर हिलाते रहता है, हाथ हिलाते रहता है, ऐसे ऐसे नोचते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा, बोलते रहेगा, उसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है जजेस के ऊपर। इसीलिए तो बॉडी लैंग्वेज पर आप लोग काइंडली ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लैरिटी, बोल रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। देखिए भाई, देखिए जो हम वार्तालाप करते हैं, जो कम्युनिकेशन है, हम किसी से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, बोलने वाला या सुनने वाला, कौन महत्वपूर्ण है, कोई बोलिए। बोलने वाला। बोलने वाला। अच्छा, सुनने वाला। सुनने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं तो नहीं मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन यदि आप सुन रहे हैं तो आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सुन रहे हैं। और आज का जो सेशन दिया गया है वो आप ही लोगों के लिए दिया गया है, इसलिए लिसनर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन स्पीकर। सुनने वाले कम्युनिकेशन स्किल का और प्रेजेंटेशन स्किल का सबसे बड़ा टूल है कि आप ऐसा बोलिए कि जो सुनने वाले समझ सकें। सुनना, लिसनर इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऐसी बोले कि बोली क्लैरिटी रहे और वो समझ सकें। बोली में आपका मॉड्यूलेशन हो, उतार चढ़ाव जहां जैसा हो। और फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब जल्दी जल्दी बोलना नहीं होता है। फ्लुएंसी का मतलब होता है सही ढंग से जो आपने काम किया है उसको एक सीक्वेंस में बोलना। जैसे कि किसी को मान लीजिए कि देवघर से दिल्ली जाना है तो वो जैसे ही में ट्रेन पकड़ेंगे मान लीजिए, तो ट्रेन पकड़ के एक ही बार में वो गया नहीं चले जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे चाहे गया जाना भी, मान लीजिए पटना जाना है तो पटना के पहले जैसे मान लीजिए जमुई आता है तो लिख देंगे पटना, फिर बोलेंगे जमुई, अब फिर वो बोल देंगे इलाहाबाद, अब फिर बोल देंगे वो मुगलसराय, तो वो सीक्वेंस गलत होगा। जो फ्लुएंसी होनी चाहिए वो सीक्वेंस में होना चाहिए, जिस जिस तरह से उसका काम का सीक्वेंस बड़ा है उस तरह से उनको बोलना है। बोलने क्रम में टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जरूर बोलें, मैंने इस प्रोजेक्ट का चयन क्यों किया है ये अवश्य बोलें, जो चार्ट पेपर में लिखा हुआ उसका क्या मुख्य मतलब एम क्या है और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब कि जो चार्ट पेपर के अनुसार जो सही है हम वही बोलेंगे, या सिनॉप्सिस के अनुसार है वही सही है, या जो हमने प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में बातें लिखी है सभी को रिलेटेड होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ लिखते हैं, लॉग भी कुछ कहता है, चार्ट पेपर कुछ कह रहा है और समरी कुछ कह रहा है। नहीं भाई, सारे चीज को रिलेटेड होने चाहिए, तभी आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा, सही मायने में सही माना जाएगा।
pointing out the exact data given in chart paper as in summary। जो मैं ही बोल रहा हूं कि जो भी आप डाटा चार्ट पेपर में नोट किए हैं, जो आप समरी में दिए हैं या सब हेड या पेज में दिए हैं, उस पेज को भी लिख दीजिए कि ये जो हम बता रहे हैं आपको हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इतने पेज के इतने नंबर हेड में हैं, सब हेड में है। तब क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा चार्ट पेपर के द्वारा बहुत ही सही माना जाएगा। और उसमें क्या होगा, जजेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जैसे ही जजेस इन्वॉल्व हो गए आपका विन विन सिचुएशन हो जाएगा। देखिए भाई, ये जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, ये हार जीत का कांग्रेस नहीं है, ये पार्टिसिपेशन का कांग्रेस है। आप लोगों को आप लोग एक खरगोश और कछुआ की कहानी सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं। बोरिंग तो लगेगा लेकिन हो सकता है कुछ नया मिल जाए। कहानी इस तरह से जो सभी जानते हैं कि खरगोश और कछुए में एक दौड़ लगती है। कछुआ को हमेशा खरगोश डिमोलाइज करता था। एक दिन दोनों हुआ कि ठीक है, इसका फैसला तो रेस से होगा। एक गंतव्य डिसाइड किया गया, दोनों दौड़ते हैं। कछुआ थोड़ा दूर आगे जा करके पेड़ के नजदीक सोता है, सॉरी खरगोश, और कछुआ धीरे धीरे पहुंच जाता है और कछुआ जीत जाता है। इसका मोरल स्टोरी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन आज के युग में कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी का अगला चरण यह होता है कि कछुए को जब जीता हुआ पाकर खरगोश बहुत आत्मग्लानि में पड़ जाता है। खरगोश सोचता है कि मैं हारा क्यों। लोग तो ये जानते हैं कि हम बहुत फास्ट रनर हैं, हारने का कारण क्या है। जब वो दौड़ने लगा तो दौड़ते दौड़ते उसको लगा कि अरे हम तो इसलिए इस पेड़ के पास सो गए थे कि थोड़ा मेरा दम फूल गया था। नहीं, इसका मतलब है कि हमारे प्रैक्टिस की कमी है। और वो खरगोश क्या किया, उस गंतव्य पर लगातार दौड़ने लगा, प्रैक्टिस करते करते जब लगा कि हम शुरू करके अंत कर देते हैं, तो उसके बाद उसने कछुए को चैलेंज किया कि देखो भाई, एक बार तो बाई चांस था, फिर से एक बार रेस होगा। कछुआ सोचा, इस बार उसको अंडरमाइन किया कि चलो भाई, फिर ऐसे ही वो दौड़ेगा, सो जाएगा, हम जीत जाएंगे। कछुए ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बार की बदली हुई बाजी थी। इस बार तो खरगोश प्रैक्टिस कर चुका था और वो दौड़ना शुरू किया और सीधे अपने गंतव्य पर खरगोश पहुंच गया। कछुआ हार गया। जब कछुआ हार गया तो कछुए को बहुत आत्मग्लानि हुई। कहा कि अरे, इतिहास को ही तो बदल दिया, हम बेकार कंपटीशन कर लिए। अभी तक यह था कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया, आज तो अब इसके लिए उसने सोचा हम हारे क्यों। हारे इसलिए कि मेरे पास ओवर कॉन्फिडेंस था। दूसरा, हमारा जो कंपटीटर था उसको हम अंडरमाइन किए। देखो दोस्त, कछुआ दिमाग लगाया, अब हम क्या कर सकते हैं। देखो दोस्त, फिर से एक बार हो, एक बार तुम जीते, एक बार हम जीते, इस बार फिर से एक दौड़ होगा। ठीक है, इस बार खरगोश वही गलती किया जो कछुए ने पिछले बार गलती की थी। बोला कि देखो, इस बार जहां हम लोग जाते थे वहां नहीं जाएंगे, वो देख रहे हैं जो पहाड़ी है, हम लोग उसके पास जाएंगे। दौड़ शुरू हुआ। थोड़ा दूर खरगोश गया, देखते आगे एक नदी है। खरगोश को तैरने नहीं आता था। कछुआ धीरे धीरे पहुंचा, नदी को तैरा, उस पार चला गया और कछुआ जीत गया। इस बार उसने क्या किया था, डेस्टिनी को बदला। माय डियर फ्रेंड, हम काम यदि एक ही धैर्य से करते हैं और सिर्फ यदि यह ब्लेम करते हैं कि उसको से चयन कर लिया जाता है, हमको चयन कर नहीं किया जाता है, तो काइंडली आप अपने नजरिया को बदलिए। काइंडली आप अपने जो डायरेक्शन है उसको बदलिए, तब आप आगे विनर हो सकते हैं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। दोनों कंपटीशन करते करते बहुत बड़े दोस्त हो गए। कहा कि देखो दोस्त, बहुत हुआ कंपटीशन, अब ऐसा करते हैं कि हम एक अलग से दौड़ लगाते हैं। और दौड़ कुछ ऐसा हुआ कि जब दौड़ शुरू हुआ तो खरगोश के पीठ पर कछुआ सवार हो गया। जल्दी से वो नदी किनारे पहुंचा। नदी में कछुआ नदी में चला गया, खरगोश के ऊपर बैठ गया और वो जल्दी से खरगोश पार कर गया। फिर उधर समतल में खरगोश के ऊपर कछुआ बैठा और डेस्टिनी पार कर लिया। माय डियर फ्रेंड, यह हुआ विन विन सिचुएशन। न कोई जीता न कोई हारा, सभी जीता। होता क्या है कि हम अपने ही विद्यालय में कभी कभी अपने ही कंपटीटर के शिकार हो जाते हैं और हम मदद नहीं ले पाते हैं। काइंडली इस चीज को त्याग के
जो भी हमारे लेटरल्स हैं हम उनकी मदद लें, उनको इन्वॉल्व करें। इसी तरह से हम जजेस को भी इन्वॉल्व करें। जब इस तरह के आधार पर हम जजेस को इन्वॉल्व करेंगे और उनको हम इस पूरे चार्ट पेपर में बांध के रखेंगे, अपने काम में बांध कर देखेंगे, उनको दिखाएंगे देखिए सर ये लॉग बुक है, ये हमारा चार्ट पेपर है, ऐसे ऐसे है, तो इन्वॉल्व होंगे। और जैसे इन्वॉल्व होंगे डियर फ्रेंड्स, बच्चों का, ग्रुप लीडर का वो विन विन सिचुएशन होगा। टाइम मैनेजमेंट पर हमने बता दिया है, 8 मिनट टाइम है। हर एक चारों पेज में टाइम ऐसा बांटे कि 7:30 से लेकर के 7:50 तक खत्म हो जाए, 7.5 मिनट से लेकर 7.5 तक, मतलब 8 ना जाए, वो टाइम मैनेजमेंट खत्म। उसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है जो हम कराएं। रटा रटाया उन्हें न करें, चार्ट पेपर में जो जो दिया हुआ है उसके आधार पर बोलें, तब वो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन होगा। क्रॉस सेक्शन प्रेजेंटेशन जो बच्चे स्कूल में तैयार करते हैं, डिफरेंट ग्रुप को दिखाएं, डिफरेंट टीचर्स को दिखाएं, स्कूल के प्रार्थना जहां होता है वहां वो अपना प्रेजेंटेशन दें। और वहां पर जब क्रॉस सेक्शन में जाएगा तो जो भी सुझाव आता है, जो मिसिंग लिंक जिसको कहते हैं, काम चूक रहे हैं, प्रोजेक्ट एरिया या डाटा कलेक्शन या टीम वर्क एक्सेट्रा, इससे हम निजात पाएंगे। हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, एकदम टू दी पॉइंट, क्या सब्जेक्ट है, क्या इशू है। मेजरेबल, क्या उसका क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। क्वांटिटी जो हम काम में जो चीज हमें मांगा जा रहा है वो रहना ही चाहिए। जैसे कि चार्ट पेपर कौन कौन सा पॉइंट होगा। नंबर 1 लॉग बुक मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समरी, जो चीज वो क्वांटिटी मांग रहा है वो सब है, तो हमारा वो क्वालिटी प्रोजेक्ट कहलाएगा। और यदि काम इनोवेटिव है तो मोस्ट क्वालिटेटिव होगा वो। एप्रोप्रिएटनेस, पूरा एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि ये जो विषय है उसका क्या नेचर है और इश्यूज क्या है। रियलिस्टिक होना चाहिए कि ऐसा नहीं जो हमारा हम रहते हैं हम जामताड़ा में और प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम गढ़वा का। या बहुत बड़े लोग क्या करते हैं, कोस्टल एरिया का प्रोजेक्ट कर लेते हैं। बहुत लोग जहां चीनी पाया नहीं जाता है, शुगर बोलता है कि हम शुगर केन से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, पता चलता है कि वहां शुगर केन पाया ही नहीं जाता है। इस पर जरूर ध्यान देंगे। इश्यू जो भी हो रियलिस्टिक होना चाहिए और उसका जो प्रक्रिया से आप काम किए हैं वो निश्चित रूप से उसमें मेंशन हो, तब वो रियल होगा। और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट का एक्टिविटी जो होता है वो टाइम बाउंड होता है। जैसे कि देखिए जैसा कि आनंद सर ने कहा है कि नवंबर तक में सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल 20 नवंबर से या 25 नवंबर दिया है उन्हें खत्म होना चाहिए, और स्टेट लेवल जो है वो 1 दिसंबर तक खत्म होना चाहिए। तो टाइम प्रोजेक्ट एक्टिविटी में भी टाइम बाउंड होता है, जिसमें कि हम अगर समय का सही ढंग से आकलन करेंगे, जिसको हम लोग देखिए एक टेक्नोलॉजी है PDCA, P फॉर प्लान, D फॉर डू, A फॉर एक्ट और C फॉर चेक। PDCA, यदि पूरे प्रोजेक्ट को PDCA में बांट लेंगे, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, तो निश्चित रूप से आपका काम बेहतरीन होगा। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही यह है कि जो हमारे बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक छिपे हुए हैं, उनके अंदर जो नया नया इनोवेटिव नवाचार, जो विज्ञान छिपा हुआ है, जो उनके अंदर सोच छुपी हुई है, वो उभर के आए और झारखंड में इस बार अच्छा प्रोजेक्ट इमर्ज होके आए। यही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है और इसमें आप सबों का सहयोग बहुत ही हम लोग उसका स्वागत करेंगे। किसी भी तरह की यदि राज्य आयोजन समिति से आप लोगों को आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और इसी तरह से अगर स्मार्ट प्रेजेंटेशन होगा हमारा, तो हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट होगा और बेहतरीन प्रोजेक्ट माना जाएगा। और इसी के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई क्वेरी है आप लोगों से, चैट बॉक्स देख लेते हैं हम। हेलो सर। एक मिनट हेलो। हाँ हाँ सर, पूछ रहे थे कि यदि कोई प्रैक्टिकली दिखाना आप चाहे अपना तो नाम और डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए प्लीज।
विकास कुमार मंडलवाद नाम सर, नौनी आठ हाई स्कूल दुमका। तुमका ठीक है, पूछिए। सर पूछ रहे थे जैसे कोई प्रोजेक्ट ऐसा बने जिस जो प्रैक्टिकली दिखाना हो तो सर क्या करना होगा? उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके आधार पर उसको ऑथेंटिकेट करना होगा, मतलब सत्यापन कराना होगा किसी लेबोरेटरी से। वैसी स्थिति आती है तो आप यदि हम लोग संपर्क करेंगे तो हम लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ से इसका प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके। क्योंकि सर मैं जो हूँ ना सर, मैं वोकेशनल से हूँ सर, हम मुझे ही अपॉइंटमेंट किया गया है इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले कि ऐसे तुम्हारा पेपर है ऐसे, तुम ही इसके लिए ही हो जाओ, क्योंकि मेरा सर एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट है, 2 पेपर है। ठीक है, ठीक है सब ठीक है। तो तो आप ऐसा है जी कि आप काम करें, और काम करने के बाद जैसे जैसे आपका स्टेप बढ़ेगा, यदि आप सहायता की जरूरत होगी, किसी सलाह की जरूरत होगी, तो हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर खान साहब हैं, वो हम लोग के लिए बहुत बड़े रिसोर्स पर्सन है। किसी भी स्टेट के किसी भी कहीं भी मदद की आवश्यकता होगी तो सर रहेंगे। तो हम लोग ऐसी स्थिति में हम जरूर आप लोगों को एक प्रश्न है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चार्ट पेपर में क्या टॉपिक लिखना है? हेलो, हाँ हाँ मैं जामताड़ा से वीरेंद्रनाथ गोराई बोल रहे हैं सर। हाँ सर। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव, 3 चीज सर क्लियर कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। 1 मिनट के लिए आवाज कट गई है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे सर, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जो हुआ, जैसे प्रोजेक्ट का कोई नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, अब हमको अगर करना, ऐसा मान लीजिए कि आपके कोई गांव का नाम बोलिए, तो आप जामताड़ा के आसपास कोई गांव का नाम बोलिए। गोपालपुर। जैसे गोपालपुर में मान लीजिए पहले धान बहुत होता था, अब धान नहीं हो पाता है, तो आप मान लीजिए उस पर मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो शीर्षक होगा जामताड़ा जिले की गोपालपुर गांव में धान की उपज में गिरने के प्रमुख कारण। तो इसमें ये समस्या हो, या धान के उत्पादन गिरने के कारण एवं उनका उचित समाधान। तो ये एक टाइटल जो हुआ, तो इसमें आपको जितना भी टूल्स होता है वो यूटिलाइज हो गया, और उससे पता भी चलता है कि जामताड़ा के गांव जिला में गोपालपुर गांव है, जहां की धान की खेती की उपज में, धान के उपज में कमी हुई है, तो उसका कारण पता लगा रहा है, उसका समाधान ही बताया जा रहा है। इट इज ऑलरेडी ए प्रोजेक्ट, आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। इस तरह से ही कोई प्रोजेक्ट टाइटल बनाइए सर। इसमें एम और ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे? एम और ऑब्जेक्टिव। हाँ, एम यह है आपका कि अब आपका एम क्या है, आप जो क्या है कि धान की खेती की उपज को आप कैसे बढ़ाएंगे, ये नेम है आपका कि गोपालपुर में धान की उपज को बढ़ाना, जो पहले खूब होता था अब नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको कैसे कैसे किस स्टेप में हम बढ़ाएंगे, क्या क्या उसका करेंगे स्टेप, वो स्टेप लिखना है। देखिए, एम को प्राप्त करने का जो स्टेप होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। और मेथोडोलॉजी तब सर कौन सा मेथड आप सर्वे मेथड से है, एक्सपेरिमेंट मेथड से है, कौन सा मेथोडोलॉजी करते हैं, उसमें क्या क्या अडॉप्ट करते हैं? किसी का भी सर क्लैरिफाई कर सर। हम तो बता दिए, सर्वे के द्वारा आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर रहे हैं। सर्वे में कौन कौन सा टूल अप्लाई कर रहे हैं वो लिखिए, क्वेश्चनर बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के द्वारा सर, एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे होगा? तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो फिर आप बोलिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम किस एक्सपेरिमेंट चुने, कैसे क्या कर रहे हैं, उसके लिए जैसे जैसे से काम बढ़ाएंगे ना। सॉइल टेस्ट होगा क्या सर? सॉइल टेस्ट आ सकता है? आप देखिए, अभी प्रोजेक्ट को ओपन मत कीजिए इस मीटिंग में, फिर आपकी प्रोजेक्ट कॉपी हो सकती है। इसलिए यदि आप कोई प्रोजेक्ट चयन कर रहे हैं तो उसको अभी रखिए और बाद में देखें। एक क्वेश्चन प्रधान बिरुआ जी के द्वारा आया है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चार्ट पेपर में क्या टॉपिक लिखना है। सर, जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी हम बताते हैं फिर उस पेपर पर। देखिए, ये आपका यही है कि हमें, देखिए 8 टॉपिक को 4 लीजिए आप हुआ सर। बोले तो बोल गो। प्रोजेक्ट के लिए अपनाया गया, जैसे देखिए बरुआ सर आप देख रहे हैं। जी हाँ सर।
देखिए शीर्षक, कोई टाइटल, जब शीर्षक के ऊपर आपको देखिए 30वां बाल विज्ञान कांग्रेस, आपका फोकल थीम क्या है, सब थीम कौन सा है, उसमें क्या शीर्षक बना है, शीर्षक पर डिस्कस किए, ग्रुप लीडर एवं सदस्य के नाम, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र, और प्रोजेक्ट के लिए अपनाए गए तरीके, परिणाम, निष्कर्ष, समझ, ये 8 पॉइंट को 4 पोस्टर में डिवाइड करना है। किनका कितना मटेरियल है, अगर हम आपको बता दें तो पता चलेगा किसी का कोई ज्यादा हो गया, कम हो गया, आप डिसाइड कीजिए मटेरियल के आधार पर। जैसे ये बताया ना आपको, पोस्टर बनाने से पहले रफ आलेख अवश्य तैयार करें, जिससे प्रोजेक्ट की संपूर्ण कल्पना की जानकारी, तब आपको पता चल जाएगा कि किस पेज में कितना क्या क्या लिखें। ये रफ बनाने से सर पता चलता है। बैक टू मीटिंग। ठीक है सर, स्टार्ट वीडियो। थैंक यू सर। सर पोस्टर में कलर कुछ है क्या, फाउंडेशन आप दे सकते हैं सर। आप पोस्टर अगर हैंड रिटन ही बनेगा, अगर आप देना चाहते हैं अच्छे, देखिए प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए भी कहा गया है कि आप यदि कलरफुल राइटिंग करते हैं तो उसको वेलकम किया जाता है, चूंकि हाथ से लिखते हैं, कंप्यूटराइज नहीं लिखते हैं। अगर हेडिंग को आप बोल्ड बना देते हैं हेडिंग को तो अच्छा है, और अगर इसमें भी अगर आप अच्छा बना कलरफुल बनाते हैं, लेकिन ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब चार्ट पेपर बनाते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, चार्ट को ऐसे लपेट लिए और वहां जब लटकाना है तो फटा हुआ है। देखिए किसी चीज के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है जो आप प्रेजेंट करने जाते हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्प्ले। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्प्ले। अब मान लीजिए आपने क्वालिटी पोस्टर बनाया, क्वांटिटी सब दे दिया, लेकिन इसका डिस्प्ले जो करना है वो चार्ट पेपर तो चूंकि मोड़ के लाए हैं, अब वहां गया तो मुड़ा ही हुआ है, अब मोड़ते हैं फिर सीधा करते फिर मुड़ जाता है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स, कि उसका चारों साइड, चारों कॉर्नर को चारों साइड से उसको क्या करिए कि सेलो टेप से साट के हार्ड बना दीजिए। नीचे में उसका एक स्टिक लगा दीजिए, बैम्बू स्टिक हो, कोई भी स्टिक हो, लगा दीजिए, तो क्या हुआ, हमेशा वो लटका रहेगा। आप फोल्ड करेंगे फिर सीधा करेंगे, उसका एक बॉक्स बना दीजिए, जैसे कि शटल कॉर्क होता है बैडमिंटन वाला, उस तरह से चारों चार्ट पेपर को बना के रख दीजिए। अब आप वहां जैसे ही खोलेंगे, जजेस की निगाह उस पर जाएगी, कहेगा जी बहुत सीरियस मेहनत किया है। इंटरव्यू में लोग टाई पहन के और सूट पहन के क्यों जाता है? कैंडिडेट की सिंसियरिटी को देखने के लिए। यदि आप अफोर्डेबल ड्रेस पहन के गए हैं, आपका जो भी डिस्प्ले मटेरियल है सही ढंग से ले गए हैं, निकालते हैं सही ढंग से, सट से लटक जाता है, तो आप तो आधी लड़ाई उसी समय जीत जाते हैं। इसीलिए क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्प्ले, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर निष्कर्ष में क्या लिखना है? आप अपना नाम और एड्रेस बताइए। सोनम कुमारी बोकारो। ओके सोनम जी, थैंक यू। देखिए निष्कर्ष में जो आपने काम किया उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, मतलब हम अगर जैसे अभी हम जानता है कि गोपालपुर गांव की धान की खेती पर बात कर रहे हैं, तो उस पर निष्कर्ष ये निकला कि ये स्टेप यदि किया जाएगा तो धान की उपज बढ़ सकती है, ये निष्कर्ष निकला। अब समस्या का समाधान किस किस स्टेप में होगा वो लास्ट स्टेप में निकला। एनी मोर? अच्छा, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, प्लीज सेंड मी, मनीषा धवन जी, प्लीज सेंड मी थीम एंड सब थीम। अब हमको लगता है कि मनीषा जी आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं, फिर भी थोड़ा देर से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं देर से, समझ गया आप देर से जुड़ी हैं तो, जी सर। सर आपके पीपीटी का ही अगर मिल जाता सब कुछ तो हम लोग को हमेशा याद रहता। आप किस जिला से हैं मनीषा जी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर मैं रामगढ़ जिले से हूँ, मैं पब्लिक हाई स्कूल कुछ की साइंस टीचर हूँ। आप ऐसा करेंगी कि आपको मेरा आप मोबाइल नंबर नोट किए है ना अभी? अच्छा सर, मैं नोट कर लेती हूँ उस ग्रुप से। जी फिर से नोट कर लीजिए, आपको हम व्हाट्सएप में भेज देंगे, आप हमसे अपना पूरा डिटेल हमको भेजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, क्योंकि फिर रिपीट करना टाइम टेकिंग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। जी सर जी। 898687 3429। थैंक यू। किसी भी हेल्प की जरूरत हो, पूरी राज्य आयोजन समिति एट योर डोर स्टेप है, सो दैट की क्वालिटी
प्रोजेक्ट हमारे इस बार स्टेट में आए। थैंक यू। एनी मोर क्वेरी? सर पहले जो हैंडबुक सप्लाई किया जाता था क्या उस बार किया जाएगा ना, व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। आपका अब नाम और एड्रेस बताइए सर। अब जामताड़ा से। देखिए राय जी, एक लिफलेट दिया गया है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉरवर्ड किया गया है, और चूंकि पोस्ट कोविड के बाद से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था 2 साल के लिए, इस बार भी ये समझिए कि अभी हम लोग को सिर्फ थीम और सब थीम मिला है, उसके आधार पर हम लोगों ने काम बढ़ाया है। तो इस बार आपको उतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग डिटेल आज जो चर्चा किए हैं इसमें जो कोई भी आपको सब और थीम पर कहिएगा तो हम लोग कुछ मुहैया आपको कंचन गोपाल मंडल जी को हम लोग एक बनाए हैं, एक हम लोग एक स्क्रिप्ट वो हम भेज देंगे। ठीक है जी सर। या जो जिला कहेंगे उनको हम लोग वो मुहैया करा देंगे। ईरानी से अच्छा होगा हम लोग का जिला पर ओरिएंटेशन। अब राजीव लोचन सिंह जी बोले सर 1 से 5 पॉइंट एक बार दिखा दीजिए। ये कौन किसका 1 से 5 पॉइंट सर? राजीव लोचन जी किस चीज का 1 से 5 पॉइंट आप बोले हैं सर? प्रोजेक्ट राइटिंग का या पोस्टर का? हेलो देखिए, एक तो ये है, अगर पोस्टर प्रेजेंटेशन का है 1 2 3 4 ये 5 है, और यदि इसका देख रहे हैं तो ये सब है। हमको बताना राजीव लोचन जी, यदि हमारी आप आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली किसका वो 5 पॉइंट चाहिए वो बता दे, तुमको हमें आसानी होगी। अदरवाइज रिपोर्ट का ये है प्रस्तावना, प्रोजेक्ट चुनने के कारण, सॉरी यहाँ से आवरण पृष्ठ फॉर्म राजेंद्र जी पोस्टर का पूछ रहे हैं, वो पोस्टर का ओके, तो पोस्टर का है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ओके सर, थैंक यू। आगे हम तो पोस्टर का ये है सर, एक में है आपका शीर्षक है, शीर्षक के पहले आपको बाल विज्ञान 30वां बाल विज्ञान कांग्रेस, मुख्य विषय, उप विषय और शीर्षक, और अपने विद्यालय का नाम, ग्रुप लीडर का नाम, विद्यालय का नाम दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 ग्रुप लीडर सदस्य के नाम, तीसरा उद्देश्य, चौथा कार्य क्षेत्र का मानचित्र, और 5वां प्रोजेक्ट के लिए अपनाए गए तरीके। ये 1 to 5 है सर। एक और क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा हो गया, थैंक यू। अच्छा एक और क्वेश्चन आया है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राजेश जी, आपको धन्यवाद देने के लिए। माय प्लेजर, आप लोग जुड़े हैं, क्वेश्चन किए, इससे हम लोग को बहुत खुशी हुई। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप आगे काम बढ़ेगा, हम लोग आशान्वित हैं। और यदि अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन नाउ। ओके, तो हम अपना ये स्लाइड को हम अब बंद करते हैं। अब हम आज के कार्यक्रम के अंत में माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अली इमाम खान सर से हम आग्रह करेंगे कि सर आप अपना महत्वपूर्ण विचार इस सेशन पर रखें, जो भी हमारे प्रतिभागी इसमें जुड़े हैं, और उनको अपना सुझाव से सर लाभान्वित करें। डॉक्टर अली इमाम खान सर। धन्यवाद राजेंद्र जी, आनंद जी, और आज की कार्यशाला में एक मिनट सर, सेशन के अंत में ग्रुप फोटोग्राफी होगी, काइंडली आप लोग स्टे रहेंगे, आप लोग जुड़े रहेंगे प्लीज, क्योंकि हम सेशन लेते लिए नहीं है फोटो। नहीं ले लीजिए आपके बाद में सर सेशन के अंत में लेंगे सर। अच्छा चलिए, तो मैं शुरू करूं? यस सर, यस सर। आनंद जी और आज की कार्यशाला में शामिल सारे लोग, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा था उससे ये हुआ कि 44 से 47 लोग आज की कार्यशाला में जुड़े रहे। बीच बीच में कुछ लोग अलग होते थे,
फिर शामिल हो जाते थे। तो पहली कार्यशाला की संख्या 100 थी, उसका करीब करीब आधा है। यह भी उत्साहवर्धक है कि लोग जानने के इच्छुक हुए कि हम चीजों को कैसे करेंगे। उसका जो सैद्धांतिक पक्ष था उसको जानने के बाद ये जिज्ञासा 50% लोगों में, 50% लोगों में आई कि हम उसको कैसे करें। और पीपीटी प्रेजेंटेशन के बाद जो राजेंद्र जी ने किया, बहुत तरह के सवाल भी आए, बहुत तरह की क्वेरी भी आई। वह भी इस बात को बतलाता है कि हम तैयार हैं चीजों को आगे करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। और राजेंद्र जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही जो है सो विस्तार में था। एक एक बिंदुओं की व्याख्या उन्होंने की और उदाहरण के साथ बताया, जिससे लोगों को समझने में ज्यादा आसानी हुई होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। और फिर जब वो करेंगे तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि आप जो है सो उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, या राज्य केंद्र के किसी भी व्यक्ति से आप संपर्क करेंगे तो वह स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा उनके द्वारा, या वह जो उसके विशेषज्ञ हैं उनके पास रेफर कर देंगे और उससे आपको मिल जाएगा। जिला के मुताबिक भी जो हम देखते हैं तो पाते हैं कि आज लगभग जो है सो 8-10 जिले के लोग जुड़े हुए थे। तो अभी भी जो हमारा टारगेट है कि कम से कम हम जो है सो सभी जिला नहीं तो 15-16 जिला को इसमें शामिल करें और वहाँ के बच्चे जो है अपने प्रोजेक्ट के साथ आए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अभी और कुछ हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो आज की कार्यशाला के बाद हम लोग सोचेंगे, जिस क्षेत्र से के जिले के लोग नहीं आए हैं उनके लिए अलग से हम लोग एक कार्यक्रम बना सकते हैं, या उनको कैसे संपर्क किया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए, इस पे बात करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस कार्यशाला के बाद राज्य स्तरीय जो इनिशिएटिव था वो आज पूरा होता है, और इसके बाद जिला के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह जिला स्तर पर जो है सो कार्यशाला करने का कार्यक्रम निर्धारित करें, केंद्र को भी सूचित करें ताकि केंद्र से भी उसमें लोग जुड़ सकें और आपकी मदद कर सकें। और उसके बाद जो है सो जिला स्तर पर कार्यशाला के बाद सही मानों में जो है सो रिपोर्ट बनाने का काम जो है सो बच्चों के जरिए शुरू होना चाहिए। और वहां पर मुख्य भूमिका जो हो जाती है वह उन शिक्षकों की हो जाती है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, जो उनको गाइड करते हैं। तो इस तरह से एक जो हमारा टाइमलाइन है कि हर हाल में हम जो है सो नवंबर तक जो है आपको पूरा कर लें। जिले स्तर का जो मूल्यांकन है, यानी जो प्रोजेक्ट आएंगे उसका जो स्कोरिंग क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, वो हम कर लें तो हम दिसंबर में फिर राज्य स्तर का मूल्यांकन कर पाएंगे। उसका मोड क्या होगा वो बाद में तय होगा, उस पर मुनहसर करेगा कितने लोग जिलों से चयनित होकर के यानी सिलेक्ट होकर करके आ रहे हैं। लेकिन जिला स्तर पर जो भी मूल्यांकन होगा वह ऑफलाइन ही होगा, यानी लोग किसी एक स्थान पे जमा होंगे और अपने प्रोजेक्ट को दिखाएंगे, उस पर प्रेजेंटेशन करेंगे और जो जजेस जो है उसकी मार्किंग करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उसकी रैंकिंग करेंगे। और उस रैंकिंग के बेसिस पर जो चारों ग्रुप हमारे हैं, एक तो पहले ग्रुप है शहरी और ग्रामीण यानी अर्बन और रूरल, फिर दूसरा है दोनों में 2-2 ग्रुप हैं और वह है आपको जूनियर और सीनियर। तो जूनियर का भी स्पष्ट है कि 10 वर्ष से 13 वर्ष के उम्र के बच्चे जो हैं वह जूनियर ग्रुप में होंगे और 14 से 17 वर्ष के बच्चे सीनियर ग्रुप में होंगे। एज का कैलकुलेशन जो होगा वह 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से होगा, यानी अगर 31 दिसंबर 2022 को किसी की उम्र
पूरे 14 साल से एक दिन भी कम है तो वह जूनियर ग्रुप में होगा। और इसी तरह से अगर किसी की उम्र 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा भी है तो सीनियर ग्रुप में चला जाएगा। और उसका जो बार होगा वह होगा कि 17 वर्ष से एक दिन कम होना चाहिए। या तो इस चीज को जरूर ध्यान देंगे। और ये जो आप तय करेंगे वो अपने मन से तय नहीं करेंगे। जो बच्चे स्कूल के हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि उनकी जो जन्म तिथि है वह लिखी हुई होती है। वो स्कूल से सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा कि इनकी उम्र क्या है। उस आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो किस ग्रुप में जाते हैं। जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं, स्कूल से बाहर हैं, तो उनके पास उनका आधार कार्ड होगा। उस आधार पर उनका निर्धारण किया जाएगा। तो ये सब कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत होगी जब आप टीम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि अब हमें जो है सो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए जो तैयारी करना है उसके सारे पहलू पर ध्यान रखना है और उन पर ध्यान रखते हुए जो है सो बच्चों को गाइड करना है, उन्हें तैयार करना है ताकि वह जो है सो अपने एक बेहतर प्रोजेक्ट के साथ सामने आ सके, जिनका प्रेजेंटेशन हो सके, मूल्यांकन हो सके और उस मूल्यांकन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग हो सके। और उस आधार पर ही हम जो है सो उन्हें एक तो पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा और एक जो ग्रेडिंग होगी, अगर नेशनल में जाएंगे तो सर्टिफिकेट नेशनल से मिलेगी। अगर किसी कारण से नेशनल नहीं हो सका तो जो राज्य स्तर पर सिलेक्शन होगा, ग्रेडिंग होगी, उस आधार पर राज्य केंद्र की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाएगा। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि हम इसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकेगा, सिर्फ संख्या के एतबार से नहीं बल्कि जिलों की संख्या के एतबार से भी। और इस बात पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो राज्य केंद्र है साइंस फॉर सोसाइटी का, वो इस बात की हमेशा प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों का इन्वॉल्वमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो, ताकि एक बेहतर इमेज झारखंड का जा सके कि झारखंड के तकरीबन सभी जिलों में जो है ये गतिविधियां हो रही हैं, तो उसमें बच्चे भाग ले रहे हैं और अपने जो है इन्वेंटिव आइडिया के साथ सामने आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो सिलसिला चला है और एक जो क्रम बन गया है, हर क्रम के स्टेज पर आप उसमें शामिल होंगे और अपना जो सबसे बेहतर है उसका योगदान करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि बच्चे बेहतर प्रोजेक्ट बना सके। इसीलिए एक बार फिर आप सबों के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने जिलों से बेहतर प्रोजेक्ट के साथ राज्य स्तर के मूल्यांकन के लिए हाजिर होंगे और हम एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खान सर। अब हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री अरुण कुमार जी को हम आग्रह करते हैं कि सर आप वोट ऑफ थैंक्स दें। अरुण जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के इस काफी सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। खास करके जो प्रतिभागी आज हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हैं और उन्होंने जो आपसे सवाल जवाब किया उससे मुझे लगता है कि वो सक्रिय रूप से इसके साथ थे और इसका लाभ उन्हें मिलेगा। और एक बात मैं और कहना ये चाहता हूँ, बिहार का एक शॉर्ट एक्टिविटी गाइड बिहार ने जो तैयार किया था वो व्हाट्सएप पर आनंद जी ने अपलोड किया था, तो किन्हीं को अगर जरूरत हो तो उसे भी मुहैया कराया जा सकता है। उसमें संक्षिप्त तौर पर काफी सूचनाएं दी गई है, तो वो भी निश्चित तौर पर कुछ लाभ देगा। और मैं
आनंद साहब तो अब यात्रा में है, उनकी सहभागिता और सक्रियता के लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस स्थिति में भी वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने इसको सफल बनाने के लिए अपनी प्लानिंग अच्छी तरह से की। और डॉक्टर इमाम साहब को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सूचनाएं सब अच्छी तरह से लोगों को दी और आगे हम लोग अब इस पर बढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास पूरा अवसर है। एक बार पुनः सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। हमको भी धन्यवाद दीजिए ना थोड़ा भाई। हाँ राजेंद्र जी, आपको राजेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अरुण कुमार जी को भी धन्यवाद। सर और सबों को पूजा की शुभकामना। हाँ, पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। सही, आप सबों को दुर्गा पूजा। राजेंद्र जी दो हाथ उठे हुए हैं। राजेंद्र जी 2 हाथ उठे हुए हैं। अच्छा, एक है रीता कुमारी और दूसरा मोहम्मद कुर्बान अली। ठीक है रीता जी, आपका कोई क्वेरी है तो पूछिए। वो लगता है गलत, मैंने अनजाने में टच हो गया हो। चलिए, कुर्बान अली जी पूछिए। ठीक है, ओके। आप लोग कृपया अपना अपना स्क्रीन ऑन कर लें सो दैट कि हम लोग फोटो सेशन कर सकें। सभी लोग अपना अपना स्क्रीन को, वीडियो को ऑन कर लें। वीडियो लोग जो है सो ऑन कर लें, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप ग्रुप फोटोग्राफी के लिए काइंडली ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, नंबर 2 का भी ले लेते हैं। यस, तो अगर अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो तो आज की इस कार्यशाला को समाप्त किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल समाप्त कीजिए। समाप्त करने की घोषणा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विश्वास के साथ कि आप सभी सेल्फ मोटिवेटेड होते हुए दूसरे को मोटिवेट करेंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को लेके आगे आएंगे। आप सबों का दिन शुभ हो। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपको भी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।